साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लासेस में। इस सीरीज में हम देख रहे हैं राजस्थान का जो इंडिया का और करंट अफेयर जो है, राजस्थान या इंडिया की जो भी भर्ती हैं, आरएस हो, एसआई हो, सीईटी हो या अन्य कोई भी आरपीएफ की पे एग्जाम हो या और कोई एग्जाम हो, हम जो है डिटेल में करंट अफेयर कर रहे हैं। अभी हम मार्च का करंट अफेयर कर रहे हैं, जिसके हमने 4 वीडियोस देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं उनसे। ये 5वां है, इसके अंदर हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर। ठीक है, मार्च के बाद हम अप्रैल का करेंगे, उसके बाद जनवरी और फरवरी का हम लास्ट में देखेंगे जब हमारा एग्जाम होगा उससे पहले। ठीक है, तो मार्च से हम शुरू करें, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हम इस तरह से जो है करंट अफेयर की क्लासें कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और अच्छा है डिटेल में करंट अफेयर में करवा रहा हूँ, क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा गारंटी के साथ। बस आपको पेशेंस बना के रखना है, कंटेंट को जो है भरोसा करना है कंटेंट के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना और कमेंट में अपना कमेंट लिख देना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त जाया करे। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के लिए हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अभी हाल ही में मार्च के महीने में क्या क्या जो है घटनाएं घटित हुई। सबसे पहले हम बात करें गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला देश। कौन सा देश है जो गर्भपात को, है ना, अबॉर्शन को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला देश है? वो है फ्रांस। फ्रांस ने संविधान संशोधन करते हुए महिलाओं को गर्भपात कराने के लिए संवैधानिक अधिकार दे दिया है। ये दुनिया का पहला देश बन चुका है ऐसा करने वाला। ठीक है, तो डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि फ्रांस है जो उसने हमें गर्भपात कराने का संवैधानिक अधिकार महिलाओं को दे दिया है। स्वीडन आधिकारिक तौर पर नाटो का 32वां सदस्य बन चुका है। तो अभी नाटो में, नाटो आपको पता होगा नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर जो है 32वां सदस्य कौन बना है? स्वीडन बना है। और ये कब हुई घोषणा? 7 मार्च 2024 को इसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 31वां सदस्य कौन था? फिनलैंड था 31वां। अभी कौन है? 32वां स्वीडन है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी आपको पता होगा कि जब यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा था तो नाटो का काफी जो है जिक्र आया था। तो इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर के तौर पे पूछा जा सकता है कि नाटो को जो है बनाया गया है। नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? स्वीडन। स्वीडन के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 1995 में यूरोपीय संघ का ये सदस्य रहा है। स्वीडन क्या है? पश्चिम में नॉर्वे, उत्तर में जो है, उत्तर पूर्व में कौन? फिनलैंड के साथ भूमि साझा करता है। मतलब स्वीडन के जो पश्चिम वेस्ट साइड में नॉर्वे कंट्री है और नॉर्थ ईस्ट में कौन है? फिनलैंड। ठीक है, नॉर्डिक देश स्वीडन के आर्टिक नॉर्थन को मध्य रात्रि की सूर्य की भूमि भी कहा जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ये हमें केवल ध्यान रखना है कि नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? वो बना है आपके स्वीडन। और 31वां सदस्य था कौन था? फिनलैंड। नाटो के बारे में जानकारी कर लेते हैं। यह उत्तरी अमेरिकी और यूरोपीय देशों का एक अंतर सरकारी राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है। दोस्तों ये सैन्य गठबंधन है। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ये उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय के जो देश हैं उनका एक अंतर सरकारी राजनीतिक और सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1949 में हुई थी, जब भारत जो विश्व में सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था उसके बाद जो 1949 में इसकी जो है स्थापना हुई थी। उत्तरी अटलांटिक संधि के तहत ये किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित इसका मुख्यालय है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेल्जियम में। नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? वो बना है आपके स्वीडन। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि नाटो में सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो है 32। ठीक है, क्या भारत नाटो का सदस्य है? बिल्कुल नहीं है, नाटो का सदस्य भारत नहीं है, आपको पता होगा। आगे देखो, सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु भारत ने G4 मॉडल पेश किया है। G4 मॉडल क्या है? ब्राजील, जर्मनी, जापान और भारत द्वारा संवाद और बातचीत के लिए सुरक्षा परिषदों में सुधार के लिए G4 मॉडल बनाया गया है। सुरक्षा परिषद क्या है? आपको पता होगा कि जो यूएनओ है, यूएनओ के अंदर सुरक्षा परिषद है, उसमें जो है G4 मॉडल, मतलब उसका सदस्य बनने के लिए G4 मॉडल पेश किया गया है भारत के द्वारा। इसमें भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील ने जो है इस बात को रखा है, सुरक्षा परिषद के अंदर सुधार करने की बात को रखा है और G4 मॉडल इसके अंदर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, G4 मॉडल क्या है इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। G4 मॉडल के अंदर कौन कौन से देश है? सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है, तो उसमें ब्राजील, जर्मनी, जापान और इंडिया। इसके तहत 6 नए स्थायी और 4 या 5 अस्थायी सदस्य जोड़कर सुरक्षा परिषद की सदस्यता 15 से बढ़ाकर 25-26 हो जाएगी। पहला तो इसमें यह प्रस्ताव रखा गया G4 मॉडल का। अब मैं आपको कमेंट में आप मुझे बताना
कि अभी वर्तमान में सुरक्षा परिषद में स्थायी कितने सदस्य हैं और अस्थायी कितने सदस्य हैं, ये कमेंट में मुझे बताना। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, तो G4 में क्या किया है, तो 6 तो स्थायी है ना, 6 तो नए स्थायी और 4 या 5 अस्थायी सदस्य जोड़कर सदस्यों की संख्या बढ़ाने की बात कही गई है, पहली बात तो। दूसरा क्या कहा है, 6 नए स्थायी सदस्यों में से अफ्रीकी महाद्वीपों में से 2, एशियाई प्रशांत महासागरों में से 2 और लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों से 1 और पश्चिमी यूरोपीय देशों में से और 1 सदस्य का प्रस्ताव। मतलब इन्होंने स्पेशली बांट दिया है महाद्वीपों के हिसाब से कि एशियाई प्रशांत क्षेत्र से 2, अफ्रीका से 2, इस तरह से जो है 6 नए स्थायी सदस्य बनाने की बात की गई है। G4 मॉडल के तहत कौन से सदस्य देश नई स्थायी सदस्य बनेंगे ये निर्धारित नहीं करता है। इसके तहत यह निर्णय लोकतांत्रिक और समावेशी चुनाव में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाएगा। मतलब G4 सदस्य कहता है कि जो सदस्य देश हैं वो नहीं चुनेंगे स्थायी सदस्य कौन बनेंगे, इसके लिए क्या होगा, चुनाव होगा प्रॉपर रूप से। तो यह है G4। सुरक्षा परिषद में आखिर सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में हम जानते हैं कि इसकी स्थापना से अब तक वैश्विक स्तर पर आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं। मतलब जब ये यूएनओ की स्थापना हुई थी उसके बाद से अभी तक इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन वर्तमान में हम देखें तो वैश्विक परिदृश्य पे काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिले समय के अनुसार। लेकिन उस समय के अनुसार ये परिवर्तन सुरक्षा परिषद में भी होनी चाहिए, यूएनओ के अंदर भी होने चाहिए, जो इनमें सुधार के लिए सभी के लिए समावेशी बनाने के लिए आवश्यक है। वर्तमान परिषद में अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका सहित ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, जो विकासशील देशों के साथ अन्याय है। मतलब अभी वर्तमान में सुरक्षा परिषद में सदस्य देश वही हैं जो कि विकसित देश हैं, जो कि विकसित राष्ट्र कहलाते हैं। वो कमेंट में आप बताएंगे कि कौन कौन से हैं और कितने हैं। ठीक है, विकासशील देशों के साथ यहाँ पे अन्याय हुआ है। विकासशील देशों का एक भी सदस्य देश वहां पर क्या नहीं है, स्थायी सदस्य नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो आवश्यकता पड़ी कि सुरक्षा परिषद में सुधार किया जाए। अच्छा, आगे आई गया कि वर्तमान में केवल 5 स्थायी सदस्यों के पास वीटो की शक्तियां हैं, जो यूक्रेन और गाजा जैसी वैश्विक चुनौतियों और संघर्षों को रोकने में बाधा उत्पन्न करती है। मतलब ये 5 स्थायी सदस्य ऐसे हैं जो यूक्रेन और गाजा जैसे इजराइल और आपके हमास का जो युद्ध हुआ था गाजा पट्टी को लेकर, और यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हुआ था, वहां पर उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए क्या करती है, बाधा पैदा करती है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या लिखा है, नेक्स्ट देखो, व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता, जिसे टेपा कहा गया, जिसे क्या कहा गया है, टेपा कहा गया है, व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता। टेपा की फुल फॉर्म है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता, टेपा, ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स पार्टनरशिप एग्रीमेंट। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ एफ्टा ने 10 मार्च 2024 को एक व्यापारिक और आर्थिक समझौता किया है, जिसे टेपा कहते हैं। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ, ठीक है, भारत और 4 विकसित देशों के बीच ये समझौता हुआ है, जिसे टेपा के नाम से जाना जाता है। भारत और 4 विकसित देश, ठीक है। और पहली बार भारत ने यूरोप के किसी प्रमुख आर्थिक संगठन मुक्त व्यापार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौते में 15 वर्ष के भीतर $100 अरब के निवेश और 1 मिलियन प्रत्यक्ष नौकरियों की बाध्यकारी प्रतिबद्धता है। मतलब यहाँ पे 15 वर्षों के अंदर $100 अरब का तो निवेश होगा, कहाँ पर, भारत के अंदर, और 1 मिलियन नौकरी यहाँ पर पैदा होंगी इस व्यापारिक समझौते के तहत। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना कि टेपा क्या है। टेपा है भारत और यूरोपीय देशों के बीच में क्या है, व्यापारिक और आर्थिक साझेदारी समझौता है। ठीक है दोस्तों, तो टेपा की हम बात करते हैं। तो टेपा के बाद हम बात करने वाले एफ्टा की। एफ्टा क्या है, एफ्टा है, अभी आपको बताया, यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ। एफ्टा एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1960 में हुई थी। एफ्टा है ना, इसमें यूरोप के स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और लिechtenstein देश शामिल है। इसका उद्देश्य क्या है, सदस्य देशों को लाभ पहुंचाने के लिए मुक्त व्यापार और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। एफ्टा यूरोप में 3 अन्य 2 ईयू और ब्रिटेन से एक महत्वपूर्ण आर्थिक ब्लॉक है। एफ्टा देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसके बाद में नॉर्वे का स्थान आता है। मतलब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, आगे देखो, WTA का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था, आबू धाबी UAE के अंदर इसका जो है आयोजन किया गया था 26 फरवरी को। WTO का जो 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, आबू धाबी के अंदर। ठीक है, इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी,
इसकी अध्यक्षता की थी यूए के जो है व्यापार राज्य मंत्री हैं डॉक्टर थानी बिन अहमद अल जायद ने करी थी। इतना थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कब हुआ था और कहाँ हुआ था, ठीक है। आगे देखो, ये इतनी डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोमोरोस और तिमोर लेस्ते विश्व व्यापार संगठन के नए सदस्य बने, मतलब WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नए सदस्य कौन बने? कोमोरोस और तिमोर लेस्ते, ठीक है। कोमोरोस और तिमोर लेस्ते जो है आपके WTO के सदस्य बने हैं, जिसमें कोमोरोस क्या है 165वां सदस्य है और तिमोर लेस्ते 166वां सदस्य बना है। तो मतलब WTO में अब कितने सदस्य हो गए? 166 सदस्य वर्तमान में है, ठीक है। और इसकी जो बैठक हुई थी, अभी मैंने आपको बताया WTO की बैठक कहाँ हुई थी। WTO की बैठक कहाँ हुई थी दोस्तों? वो हुई थी आपके अबू धाबी के अंदर। तो तिमोर लेस्ते और कोमोरोस को जो है नया सदस्य के रूप में मान्यता मिली है। तो WTO में कुल कितने सदस्य हो गए हैं? 166 सदस्य हो गए हैं। आगे देखो, प्रधानमंत्री की भूटान यात्रा सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले विदेशी सेना शासन अध्यक्ष बने हैं। प्रधानमंत्री की भूटान यात्राएं सर्वोच्च सम्मान पाने वाली पहले विदेशी शासन अध्यक्ष बने हैं। क्या है मामला यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21-22 मार्च 2024 को भूटान की राजकीय यात्रा पर गए थे, मतलब भूटान गए थे। भारत ने भूटान की सहायता के लिए 5,000 करोड़ से 2 गुना कर जो अनुदान है उसकी सहायता के लिए वो 10,000 करोड़ रुपए कर दिया है। 2029 तक जो है भूटान को भारत 10,000 करोड़ रुपए देगा। और ये जो है समझौते हुए हैं भारत और भूटान के बीच ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, खेल, अंतरिक्ष और अनुसंधान में सहयोग पर ये 7 समझौते हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ घोषणाएं हुई हैं, वो है बानर हाट जो कि पश्चिम बंगाल का है, और समत्स्वे भूटान तथा कोकराझार असम और गेलेफू भूटान के बीच नई रेल कनेक्टिविटी की बात की गई है। मतलब पश्चिम बंगाल का बानर हाट और समतेस्वे भूटान का जो है इसके बीच में रेल चलेगी, और असम का कोकराझार और गेलेफू भूटान का, इन दोनों शहरों के बीच में रेल चलेगी, है ना। और थिम्पू में क्या बना है? भारत सरकार की सहायता से अत्याधुनिक क्या बनाया जा रहा है? अस्पताल बनाया जा रहा है। भारत सरकार की सहायता से थिम्पू में एक अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसका नाम है ग्याल तस्वेन जेनसुन पेमा वांगचुंग मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, ठीक है। तो इसका उद्घाटन हो चुका है थिम्पू में भारत सरकार की सहायता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान का सर्वोच्च सम्मान मिला है। उस सम्मान का नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गलायो, है ना, ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो क्या है? भूटान का सर्वोच्च सम्मान है, जो किसे मिला है? नरेंद्र मोदी जी को मिला है। भारत और भूटान का शीर्ष व्यापारिक भागीदार है। भारत क्या है? भूटान का शीर्ष व्यापारिक साझेदार है। भारत ने भूटान के कुल विदेशी अनुदान में से 73% अनुदान का योगदान दिया है भारत ने। मतलब भूटान को जितना भी अनुदान मिला है ना, उसमें से 73% अनुदान किसने दिया है? भारत ने दिया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हमारे जो पड़ोसी देश हैं उसके अंदर जो है आपसी समझौता बनाने के लिए, पड़ोसी देशों का साथ लेने के लिए इस तरह के जो है विदेश नीति हमारे भारत की रही है, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, ऑपरेशन इंद्रावती लॉन्च। ऑपरेशन इंद्रावती क्या है? ऑपरेशन इंद्रावती, भारत ने यह ऑपरेशन 21 मार्च 2024 को हेती से डोमिनियन गणराज्य तक भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किया। हेती में सशस्त्र समूह और सरकारों के बीच में गंभीर संघर्ष की स्थिति है। हेती क्या है? कैरिबियन सागर और हिस्पनियोला द्वीप पर एक देश है। इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट आ प्रिंस है, ठीक है। तो ये क्या है? ऑपरेशन इंद्रावती क्या है? हेती में जो विद्रोह हो रहा था, हेती में जो आपके गृह युद्ध छिड़ गया था, तो वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। कब? 21 मार्च 2024 को। आगे देखो, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मतलब भारत के नेतृत्व वाले ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने 26 मार्च 2024 को दूसरी बैठक आयोजित की है। इस दौरान भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों को रिकॉर्ड करने और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने के प्रति निगरानी करने के लिए एक डाटाबेस तैयार किया है, ठीक है। तो इस ग्रुप ऑफ फ्रेंड के हम कौन कौन से सदस्य हैं? भारत, बांग्लादेश, मिस्र, फ्रांस, मोरक्को, नेपाल सह अध्यक्ष हैं, और इसमें 40 सदस्य देश हैं। 40 सदस्य देश हैं और सह अध्यक्ष कौन 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 है? भारत, बांग्लादेश, फ्रांस, मिस्र, मोरक्को और नेपाल।
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अलग से बता ही रहा हूँ आपको, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, एसएसएन और अकूस पनडब्बियों के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये समझौता किया है ऑकस, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की एएससी और यूके की बीएई, है ना, सिस्टम नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी के तहत रॉयल ऑस्ट्रेलिया, है ना। आपको ये ध्यान रखना है कि ऑकस जो पनडब्बियों का निर्माण किया गया है, ऑकस पनडब्बियों निर्माण किस लिए किया गया है, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। मतलब आपके ये देखो ऑकस का मतलब क्या है, ऑकस का मतलब हो गया बिल्कुल एयू, मतलब सॉरी ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम और यूएस का मतलब यूएसए, ठीक है। तो ऑकस का ध्यान रखना आप। आगे देखो, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अंतर सरकारी फ्रेमवर्क समझौते की मंजूरी मिल चुकी है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, ये भारत से संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल और ग्रीस के माध्यम से यूरोप तक प्रस्तावित आर्थिक गलियारा है। इसमें दो अलग अलग गलियारे हैं, पूर्वी गलियारा और उत्तरी गलियारा। पूर्वी गलियारा भारत को खाड़ी देशों से जोड़ेगा और उत्तरी गलियारा खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ेगा, ठीक है। 9 सितंबर 2023 को भारत, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका के नेताओं ने G20 की जो बैठक हुई थी उसमें ये समझौते और ज्ञापन की घोषणा करी थी, ठीक है। मतलब IMEC क्या है कि इंडियन मिडल ईस्ट यूरोपीय इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने की बात चल रही है। और ये कॉरिडोर जब बन जाएगा तो जो चीन का जो हमारे बना हुआ है पाकिस्तान में पीओके वाले क्षेत्र में से जो गलियारा बन रहा है उसको चुनौती देने के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। और भारत का जो व्यापार है वो बहुत हद तक जो है बिल्कुल बहुत हद तक सस्ता हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से खाड़ी देशों से जो है यूरोप में जाने का रास्ता भारत को मिल जाएगा। तो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये गलियारा, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की जो है मंजूरी मिली है, और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना की मंजूरी मिली है केंद्रीय मंत्रिमंडल से। इसका जो मुख्यालय होगा वो भारत में होगा और इसे 2023-24 में से 2027-28 तक लगभग 150 करोड़ रुपए का सहयोग स्थापित किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को औपचारिक रूप से भारत के प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्व होने पर इस अवसर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुभारंभ की घोषणा करी है। मतलब बिग कैट अलायंस क्या है, बिग कैट्स में 7 कैट्स, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीते आते हैं, ठीक है। भारत में प्यूमा और जगुआर को छोड़कर अन्य सभी बिग कैट्स की प्रजातियां, मतलब जो बिल्ली की जो प्रजातियां हैं ना उनको माना जाता है, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा और जगुआर तो और चीता आते हैं ना। तो भारत में क्या प्यूमा और जगुआर नहीं मिलता, बाकी सारे जो है 5 मिलते हैं। आगे देखो, वर्ष 2023 में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीता को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया गया था। आपको पता है कि अफ्रीका से जो है चीता लाए गए थे और वो कहां पर रखे गए हैं, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखे गए हैं। अच्छा, इनका मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंदर ब्राजील, नेपाल, बांग्लादेश और मलेशिया सहित कुल 16 देश औपचारिक रूप से शामिल हो चुके हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। भारत ने मॉरिशस के अगालेवा द्वीप पर नई हवाई पट्टी का उद्घाटन किया है। भारत ने मॉरिशस के कौन से शहर में, कौन सा द्वीप है, अगालेवा द्वीप है। इसमें नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अगालेवा पर क्या किया है, एक हवाई पट्टी का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है ना। ध्यान रखना, मॉरिशस के अगालेवा 2 द्वीप हैं में 2 द्वीप शामिल है, जिसमें मुख्य उत्तरी द्वीप और छोटा द्वीप दक्षिणी द्वीप है ना। तो यहाँ पर एक क्या है, हवाई पट्टी का निर्माण किया गया था और इसका उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी और वहाँ के जो प्रधानमंत्री जगन्नाथ, ठीक है। आगे देखो, राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू की मॉरिशस यात्रा की बारे में हम चर्चा करते हैं कि इन्होंने जो है 11 से 13 मार्च को मॉरिशस की यात्रा करी थी और यहाँ पर जो है मुख्य अतिथि के रूप में इनको बुलाया गया था। मॉरिशस विश्वविद्यालय में 12 मार्च को डॉक्टर जो हमारे राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, यहाँ श्रीमती श्री नहीं है, द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ
सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो मॉरिशस में जाकर भी जो है राष्ट्रपति को क्या है, उपाधि मिली है। ये ध्यान रखना कि मॉरिशस में तो सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है, हमारे प्रेसिडेंट को, श्रीमती जो है द्रौपदी मुर्मू को, और भूटान का सर्वोच्च सम्मान किसको मिला है, नरेंद्र मोदी जी को। संघाई सहयोग संगठन एससीओ का स्टार्टअप फोरम के बारे में हम बात कर लें कि एससीओ का जो चौथा संस्करण है वो मार्च 2024 में दिल्ली में आयोजन किया गया। यह पहले एससीओ सदस्य देशों के बीच स्टार्टअप बातचीत को व्यापक बनाने, नवाचार के लिए अनुकूल माहौल, रोजगार पैदा करने पर केंद्रित है। ठीक है, एससीओ सदस्य देशों में स्थानीय स्टार्टअप इकोनॉमिक इकोसिस्टम को सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत द्वारा स्टार्टअप गतिविधियों के संदर्भ में सदस्य देशों के साथ सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है। सिंपल सी बात यह है कि हमको ये ध्यान रखना है कि 16 सितंबर 2022 को समरकंद उज्बेकिस्तान में एससीओ राष्ट्राध्यक्ष का एक शिखर सम्मेलन होता है। कहाँ पर होता है, समरकंद उज्बेकिस्तान के अंदर। इसमें जो है भारत को जो है स्थायी सदस्य अध्यक्ष बना लिया गया था, स्थायी भारत अध्यक्ष बना लिया गया था इसके अंदर, है ना, भारत को। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। अभी आयोजन कहाँ हुआ था इसका, स्टार्टअप फोरम का कहाँ हुआ था, एससीओ का, वो हुआ था आपकी दिल्ली में। इतना सा ध्यान रखना है, बाकी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे देखो, थाईलैंड समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला दक्षिण पूर्वी एशियाई का पहला देश बन चुका है। थाईलैंड आपको पता है फेमस है। फेमस क्यों है, अभी वर्तमान में क्या हुआ है यहाँ पे, समलैंगिक विवाह, मतलब आपको हम बात करें समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश बन चुका है थाईलैंड, है ना। और एक विधेयक पारित हुआ था, इसमें जो है पति पत्नी, इस विधेयक में थाईलैंड की नागरिक और वाणिज्यिक संहिता में संशोधन किया गया है और पति और पत्नी जैसे लिंग शब्दों को पति पत्नी और व्यक्ति जैसे लिंग तटस्थ भाषा में बदल देगा। सिंपल सी बात है कि मतलब समलैंगिक विवाह को अप्रूवल मिल चुकी है। इससे पहले ताइवान था जो 2019 में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश था। नवंबर 2023 में नेपाल औपचारिक रूप से समलैंगिक विवाह को मान्यता और पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई राष्ट्र बन चुका है। मतलब ये पहला एशियाई देश कौन सा है, ताइवान, और पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है, नेपाल। ध्यान रखना, नेपाल ने भी समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी है। इसके बाद जो थाईलैंड है वो दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश है। भारत ने अभी तक मान्यता नहीं दी है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद वो कौन सी है, ये कहाँ पे बनाई गई, सऊदी अरब में बनाई गई है, जेद्दा के अल जवारा उपनगर में स्थित है। ठीक है, आगे देखो, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादन करने वाला देश बन चुका है। ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा मोबाइल का उत्पादन होता है और बिक्री भी सबसे ज्यादा ही होती है। आगे देखो, नेपाल ने पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है। पर्यटन राजधानी नेपाल की पोखरा। आपको पता है कि प्रधानमंत्री पुष्प कमला दहल ने पोखरा को नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित कर दिया है। यहाँ पर पोखरा में क्या है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया था और वो बनाया था आपके चीन ने, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, है ना। तो दोस्तों आगे देखो, लोकतंत्र के शिखर सम्मेलन की हम बात करें तो इसका आयोजन दक्षिण कोरिया के सियोल में हुआ था 18 से 20 मार्च 2024 को, और ये शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरियाई देश में हुआ था। इसके राष्ट्रपति है यू सुक येओल, है ना। इन्होंने जो है इसका जो है शिखर सम्मेलन का क्या किया था, उद्घाटन किया था। और इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मार्च 2024 को वर्चुअल संबोधित किया था, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधन दिया था। आप ये देखो कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन इस बार कहाँ हुआ है, दक्षिण कोरिया के अंदर हुआ है। और लोकतंत्र के लिए पहला शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में हुआ था 2021 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर मार्च का। आगे हम जो है देखेंगे, आगे हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे विज्ञान प्रौद्योगिकी। ठीक है, आगे देखेंगे हम विज्ञान प्रौद्योगिकी मार्च वाली। ठीक है, अभी हमने जो है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देख लिया है मार्च का, और आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो कंटेंट इसी तरह से रहने वाला है हमारा। आप केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में जो मैं क्वेश्चन पूछा था कि सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं, कौन कौन से उनके नाम आपको लिखने हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। चैनल पर जुड़े रखिए, विश्वास रखिए, आपका जो है सिलेक्शन होगा। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा करंट अफेयर का। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अपन पढ़ी इतने डिटेल में रह जाएगा कहाँ से। ठीक है।
चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।